हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम देखेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उसका एक एस्पेक्ट देखे थे। आज हम लोग एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, जैसे कि आप जानते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है कभी भी मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए। तो ब्लड स्ट्रीम से जब भी टिश्यूज़ में जाएगा और दूसरी जगह जाएगा, जब भी मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इज़ वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। आयनाइजेशन हम लोग पहले देख चुके हैं कि पीएच कैसे इफेक्ट करता है, और सेम तरह के मीडियम में ड्रग का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक। तीसरी है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए क्या कुछ स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टर्स हैं जो स्पेशली उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द टिश्यूज और दूसरे ब्लड स्ट्रीम के बाहर। चौथा है रीजनल ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होने की संभावना ज़्यादा और तेज़ होगी। प्रोटीन बाइंडिंग, टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे अभी हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। पिछले बार हम लोग ने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देखी थी, कैसे इफेक्ट करती है। ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी यानी वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा रहेगी ड्रग और डिस्ट्रीब्यूट कम होगी। एफिनिटी ऑफ डिफरेंट टिश्यू, अगर टिश्यू की एफिनिटी उस ड्रग के लिए अधिक है तो वो टिश्यू में ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है बजाय कि सर्कुलेशन में। ठीक। और डिजीज़ लाइक सिरोसिस, CHF जो कि सर्कुलेशन या बेसिक बॉडी के जो मैकेनिज्म है उनको इफ़ेक्ट करती हैं, वो इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक। अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट में हम AVD लिखते हैं। कई जगह आपको VD भी मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कई जगह आपको मिलेगा। ठीक है। एपरेंट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया जा रहा है? एपरेंट मतलब जो एक हाइपोथेटिकल है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। क्यों हाइपोथेटिकल वैल्यू है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो क्या कहता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस? ये वो वॉल्यूम मेजर करता है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो वॉल्यूम मेजर करता है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस सारी ड्रग को एकोमोडेट करने के लिए, जितनी भी हमने ड्रग दी है उसको एकोमोडेट करने के लिए, इस कंडीशन के साथ कि पूरी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन वही हो जो कि हमने प्लाज्मा में मेजर किया। इसको समझते हैं आसानी से। पहली बात तो हमने यहाँ एक हाइपोथेसिस मानी है कि बॉडी एक होमोजीनस सिस्टम होगी। होमोजीनस सिस्टम मतलब उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पूरी बॉडी की एक है। अब ये एजम्पशन है, क्यों? क्योंकि बॉडी में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं, तो आपका ये होमोजीनस सिस्टम नहीं है। लेकिन हम हर कंपार्टमेंट वाइज दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू कैलकुलेट। तो हम लोग एक होमोजीनस सिस्टम मान के करते हैं, एक एजम्पशन मान के करते हैं। दैट इज वाई इट इज अ हाइपोथेटिकल पैरामीटर, वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, तो हमने पहली चीज़ मानी कि होमोजीनस सिस्टम है। दूसरी बात क्या मानी कि हमने किसी भी तरीके से ड्रग दी बॉडी के अंदर, ओरल दी, IV दी, IM दी, तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो भी होगा, अगर वही कंसंट्रेशन पूरे शरीर में रहेगा तो जितनी ड्रग हमने दी थी उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, उसको एकोमोडेट करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। दैट इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और आसानी से समझ लेंगे। चलिए, तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी जो हमने दी, ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो अगर मान लीजिए 500 मिलीग्राम ड्रग A हमने दी, आसानी के लिए हम IV रूट से मान लेते हैं। ओरल रूट से मानेंगे तो बायो अवेलेबिलिटी का इशू आएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का आएगा, कितना एब्जॉर्ब हुआ वो इशू आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बाईपास करने के लिए IV रूट मान लेते हैं। तो 500 मिलीग्राम ड्रग A की दी हमने IV रूट से, और
हमने नोटिस किया कि इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हुआ, ठीक, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हुआ। तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 500 बाई 0.5, और ये आया 1000 लीटर। तो अगर हम बॉडी को एक होमोजीनस सिस्टम मानते हैं, तो उस होमोजीनस सिस्टम में अगर ड्रग का कंसंट्रेशन उतना ही हो कि जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इतना ही होगा उस होमोजीनस सिस्टम में, तो उस होमोजीनस सिस्टम की का टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि ये 500 मिलीग्राम ड्रग उसमें एकोमोडेट हो सके, ठीक। तो हाइपोथेटिकली उसका पूरा वॉल्यूम एटलीस्ट 1000 लीटर होना चाहिए, ठीक। जनरली एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लीटर्स पर केजी में यूज कर डिनोट करते हैं, 70 केजी पर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से लेते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, हमने न्यूमरेटर में मिलीग्राम पर केजी यहाँ लिखा है, लेकिन जनरली हमने सिर्फ मिलीग्राम लिख लिया है। तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग लीटर्स पर केजी में अपने आप आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि अब आप एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह की ड्रग्स का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा, किन का कम होगा, ठीक। तो ड्रग्स जो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा रहेंगी उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। आप ये समझिए कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर है। जो ड्रग जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना अधिक होने की संभावना है। तो जो ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी यानी वैस्कुलर कंपार्टमेंट में कम रहेगी, और अगर वैस्कुलर कंपार्टमेंट में कोई ड्रग ज़्यादा रहती यानी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगर एक एग्जाम्पल के साथ। तो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था 500 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इन आईवी दिया और उसका 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आपका कंसंट्रेशन आया प्लाज्मा में, तो इसका एवीडी आया 1000 लीटर। सिमिलर सिचुएशन लेते हैं ड्रग बी के लिए, अगेन 500 मिलीग्राम आईवी दिया, लेकिन इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ना 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है, 10 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 100 लीटर्स आ गया। तो आप देख रहे हैं इधर 1000 लीटर्स था, इधर 100 लीटर्स हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया। तो हमने जब देखा कि वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ड्रग ज़्यादा रह रही है, उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होनी चाहिए। वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा रहे, तो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में कई तरीकों से ज़्यादा रह सकती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो कि उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अधिक हो। अगर वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अधिक है तो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा रहेगी, तो बेसिकली उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। अगर लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो ऑब्वियसली वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा रहेगी और डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचने की संभावना कम होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा। ड्रग्स जो कि मेनली सर्कुलेशन में है और लेस है इन टिश्यूज में, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो सर्कुलेशंस में ज़्यादा रहेंगी वो डिस्ट्रीब्यूट कम होंगी, तो उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या किनका होगा, इन तीनों चीज़ों का उल्टा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो होनी चाहिए, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और ड्रग मेनली टिश्यूज में होनी चाहिए, सर्कुलेशन में कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सब देखते हैं कि कौन सी ड्रग इजीली रिमूव की जा सकती है डायलिसिस से। मान लीजिए पॉइजनिंग हो गई, मान लीजिए कोई कंडीशन है कि ड्रग आपको सर्कुलेशन से रिमूव करनी है, तो किस तरह की ड्रग इजीली रिमूव की जा सके। तो हर वो ड्रग जो कि सर्कुलेशन में रहेगी उन्हीं की संभावना है कि वो डायलिसिस से रिमूव की जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम से ही हमें रिमूव करना है। अगर ड्रग ज़्यादा टिश्यूज़ में है तो डेफिनेट बात है सर्कुलेशन में तो ड्रग है ही नहीं, तो हम डायलिसिस से उसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टिश्यू में ज़्यादा है। तो अगर किसी ड्रग को डायलिसिस से रिमूव करना है तो हायर अमाउंट इन सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक।
अब दूसरी चीज़ है कि हायर अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन में अभी हम पहले देख रहे थे कि एक और रीज़न हो सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड अगर अधिक हो तो सर्कुलेशन में ज़्यादा रहेंगे। ठीक, यहाँ पे इस केस में ड्रग अगर सर्कुलेशन में ज़्यादा है लेकिन उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी अधिक है तो भी वो डायलिसिस से रिमूव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल हैं, डायलिसिस से रिमूव नहीं हो सकते। अगर ड्रग उनके साथ बाइंड हो गई तो वो भी नहीं रिमूव हो पाएगी। तो डायलिसिस से रिमूव होने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी लेस होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ सर्कुलेशन में अधिक होनी चाहिए और टिश्यूज़ में वो ड्रग लेस होनी चाहिए। तो एक लाइन में अगर हम देखें कि ड्रग्स which are having low apparent volume of distribution and low plasma protein binding, वो ड्रग्स जिनकी apparent volume of distribution and plasma protein binding लो है, these are the best for removal through dialysis। ठीक, क्योंकि लो apparent volume of distribution यानी सर्कुलेशन में है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कम है यानी सर्कुलेशन में भी है और बाइंड भी नहीं है, फ्री फॉर्म में है, तो ये रिमूव हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये अलग एक टर्म है, मिलता जुलता सा टर्म है। हाँ, तो अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ऑर्गन्स जिनकी ब्लड सप्लाई, जिनका ब्लड फ्लो बहुत अधिक है, जिनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उन ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं जो ज़्यादा बल्कियर हैं, जहाँ का लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ का बल्क ज़्यादा है, जैसे मसल्स हो गए, फैट्स हो गए, इनमें। तो जैसे माने आपने एक ड्रग दी और थोड़ी देर में वो हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स से लेस परफ्यूज ऑर्गन्स जो कि बल्की थे उनमें चली गई। ठीक है, जो कि बल्की थे उनमें चली गई। ठीक, तो अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी अधिक होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस अधिक होंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? मान लीजिए आपने एक ड्रग दी जो कि आपको काम करनी थी हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स में। ठीक, तो और उस ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन अधिक है, आप जानते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सब पहले तो जाएगी हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स के पास, लेकिन उसका एक्शन बहुत जल्दी ही टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है थायोपेंटोन सोडियम IV। अगर हम देखते हैं, अगर इसको हमने IV दिया तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट हो जाता है क्योंकि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी तरह ओरल डायजेपाम, जिसका हाफ लाइफ 30 आवर्स है, जिसका हाफ लाइफ सिग्निफिकेंटली हाई है, उसका एक्शन जो होता है 6 to 7 आवर्स होता है। क्यों? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक छोटा सा फिगर है जिसको आप समझ सकते हैं। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब एरिया में जिसमें परफ्यूजन बहुत अधिक है वहाँ होगा, लेकिन लेटर जो होगा वो जो बल्की ऑर्गन्स हैं, जो लेस परफ्यूज्ड हैं बट बल्की हैं, वहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें एक और चीज़ और देख सकते हैं कि पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज में तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का फंडा काम करेगा, पर अगर हम लगातार रिपीटेड डोजेस देते गए तो जो लेस परफ्यूज्ड वाले ऑर्गन्स थे, जो ये वाले ऑर्गन्स थे, वो सैचुरेट होते जाएंगे। जब ये सैचुरेट होते जाएंगे तो ड्रग यहाँ तो आएगी, लेकिन चूंकि ये भी सैचुरेट है तो ड्रग यहाँ से निकल के इधर जाने की संभावना कम रहेगी। तो अगर हम रिपीटेड डोजेस देंगे किसी ड्रग की, या ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ रिपीटेड डोजिंग की है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन अधिक भी है, तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट नहीं करेगा उसके एक्शन के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि लो परफ्यूजन साइट्स सैचुरेट हो जाती हैं और ड्रग का एक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आई वुड सजेस्ट कि इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ पढ़िएगा। तो फर्दर हम लोग अब मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और
हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू।